मेरा नाम अदिति है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे केस की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सॉल्व करना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि पुलिस वालों के लिए कोई भी काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो मुजरिम से आसानी से उसकी सच्चाई उगलवा सकते हैं, लेकिन ये केस मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब था और ये संभलने के बजाय और ज़्यादा उलझता जा रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा केस था जिस पर मुझे आरोपी को सज़ा देते हुए भी डर लग रहा था। मैं बहुत ईमानदार ऑफिसर थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी बेगुनाह को सज़ा मिले, पर जिसको मैंने अरेस्ट किया था वो तो गुनाहगार था, तो फिर क्यों मुझे उसको सज़ा देने से डर लग रहा था। एक दिन मैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर आई थी, तभी अचानक से मेरे पास एक कॉल आ गई। ये कॉल मुझे एक मेडिकल कॉलेज से आई थी। मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती थीं। ये मेडिकल कॉलेज हमारे शहर का सबसे फेमस कॉलेज था। और तो और इसी कॉलेज में मेरी 22 साल की बेटी भी पढ़ रही थी। मेरी बेटी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए उसने फैसला किया था कि वो हमारे शहर की सबसे फेमस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगी। अभी मेरी बेटी का पहला साल ही चल रहा था। जब मेरे पास इस मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आई तो मैंने इस केस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और मैं इस कॉल को सुनते ही चौंक गई थी। पुलिस में आने के बाद एक औरत का दिल सख्त होने के बजाय औरतों के लिए नरम पड़ जाता है। हर औरत एक जैसी नहीं होती। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो दूसरी औरत और लड़कियों की तकलीफ को अच्छी तरह से समझती हैं। मैं भी उनमें से ही एक थी। मैंने भी जब मेडिकल कॉलेज की कॉल सुनी तो मेरा दिल कांप सा गया था। सबसे पहले मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ चला गया। मुझे अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि कॉल करने वाली औरत ने जो बात मुझे बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। मैं देर किए बिना ही पुलिस स्टेशन से निकलने के लिए तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस था। मैंने अपने साथ अपनी 2-3 लेडी हवलदार को लिया। वो भी इस केस के बारे में सुनकर परेशान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस ना ही अपनी आंखों से देखा था और ना ही कभी इसके बारे में अपने कानों से सुना था। ये केस सच में चौंका देने वाला था। एक ही मेडिकल कॉलेज की 70 लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और हादसे की डिटेल ऐसी थी कि मैं अभी आपको बता नहीं सकती। आगे चलकर डिटेल में सारी बात बताऊंगी। फिलहाल इस वक्त में बहुत जल्दी पुलिस स्टेशन से निकली। मेरे साथ मेरी 3 लेडी हवलदार भी मौजूद थीं। वो मुझसे कहने लगी, मैडम, आज तक हमने ऐसा केस ना तो देखा है और ना ही सुना है। कहीं ये मेडिकल कॉलेज वाले झूठ तो नहीं बोल रहे। आजकल ऐसी वारदातें भी आई हुई हैं जिसमें लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने अपनी लेडी कांस्टेबल पारुल से कहा, मगर पारुल, वो लोग इल्ज़ाम किस पर लगाएंगे? उन्होंने तो बात ही अजीबोगरीब बताई है और उनके मुताबिक इस सारे हादसे का जिम्मेदार कोई मर्द या औरत नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेज में होने वाला एक एक्सपेरिमेंट इसका जिम्मेदार है। तो फिर तुम लोग कैसे इल्ज़ाम की बात कर सकती हो? ये सुनकर वो लोग खामोश हो गई थी, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हुआ है। माँ होने की हैसियत से मेरे दिल में बार बार बस अपनी बेटी का ही ख्याल आ रहा था। न जाने क्यों मेरे दिमाग में एक ही बात अटक रही थी कि कहीं मेरी बेटी उन लड़कियों में शामिल न हो जिनके साथ ये हादसा हुआ है। इसीलिए मैंने दिल में सोच लिया था कि मेडिकल कॉलेज में जाते ही सबसे पहले मैं उन 70 लड़कियों की ही जान पहचान करूंगी जिनके साथ ये हादसा हुआ है। मैं अपने डरे हुए दिल को तसल्ली देना चाहती थी। तभी मेरी एक कांस्टेबल मुझसे कहने लगी कि उन लड़कियों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि उनके साथ इस तरह का कोई हादसा भी हुआ है या नहीं, क्योंकि हम में से कोई डॉक्टर भी तो नहीं था। बात तो उसकी 100% सही थी, लेकिन मैंने इस केस में मदद लेने के लिए डॉक्टर आरुषि को भी कॉल कर दी थी, जो कि एक बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट थी। सोचा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में बुला लूँगी। मगर जैसे ही हम कॉलेज में पहुँचे तो हमें एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला था। कॉलेज के बाहर ही काफ़ी सारी लड़कियों के पेरेंट्स बैठे हुए थे। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी और उनके चेहरों से साफ डर नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उनकी उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई हो। मुझे उनके उदास चेहरों को देखकर आइडिया हो रहा था कि ये मामला कितना ज़्यादा संगीन है। इसलिए मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि मुझे फ़ौरन ही उन लड़कियों से मिलवाया जाए जिनके साथ ये हादसा हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे एक बड़े से हॉल में ले जाकर उन लड़कियों से मिलवाया था जिनके साथ ये हादसा हुआ था। वो सभी कम उम्र की लड़कियां थीं
और सारी ही लड़कियों की उम्र 25 से 30 के बीच थी। मेरे दिमाग में तो यही था कि सारी ही लड़कियां इस हादसे के बाद परेशान होंगी, मगर उनके चेहरों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जुर्म में ये लोग भी मिली हुई हैं और इन्हें जैसे कोई अफसोस ही न हो, जबकि लड़कियों के माता पिता के चेहरे कुछ और ही बता रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता अपनी औलाद का दुख नहीं देख सकते। मैंने लड़कियों से बातचीत करना शुरू कर दी थी, उनके नाम पते लिए थे और उनकी हर एक बात के बारे में उनसे पूछने की कोशिश की थी। फिर मैंने उन सबसे पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी उनमें से एक लड़की आगे आई और उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया था। उस लड़की के बातचीत के अंदाज में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ था। वो कहने लगी, मैडम, आपको यहाँ पर कोई भी ये नहीं बताएगा कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और हम 70 लड़कियों की ज़िंदगी किसने बर्बाद की है, लेकिन कोई तो हम सबका जिम्मेदार है। कॉलेज की प्रिंसिपल आपसे पूरी बात छुपा रही है। आप अपने हिसाब से ही इन लोगों से पूछताछ करें। मैं इस कॉलेज की एक स्टूडेंट होने के नाते ज़्यादा बातें आपको नहीं बता सकती, पर ये सब कुछ बेवजह तो नहीं हुआ। इसके पीछे कोई तो है। आप खुद समझदार हो और आप भी तो शादीशुदा होंगी। आप खुद बताओ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि लैब के एक एक्सपेरिमेंट से इतनी सारी लड़कियां माँ बनने वाली हैं। आपको इस बारे में पता करना चाहिए और ड्यूटी के तहत अपने काम को अच्छी तरह से करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। वो लड़की और उसकी बातें मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। बाकी की सारी लड़कियां तो खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन इतनी बात मुझे सिर्फ उस अकेली ही लड़की ने बताई थी। मुझे इस लड़की की सारी बातें अपने दिल पर लग गई थी। मैं समझ गई थी कि कॉलेज वाले ये सब नाटक कर रहे हैं। आखिर मैं पुलिस ऑफिसर थी। पुलिस वालों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं और अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं। मुझे पता था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी और कोई ना कोई मुजरिम भी ज़रूर होगा। मैंने सोचा कि मैं इस केस को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन लड़कियों का असल मुजरिम कौन है, क्योंकि कॉलेज वाले खुद तो कुछ नहीं बता सकते थे। ये कॉलेज बहुत बड़ा था और यहाँ पर लाखों के हिसाब से लड़कियाँ पढ़ रही थी और यहाँ का स्टाफ भी बहुत बड़ा था। आखिर हम किस किस से पूछताछ कर सकते थे? मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था। स्टाफ वाले तो कभी भी अपने कॉलेज की बदनामी नहीं चाहेंगे और ना ही वो इस बात को अपने मुंह से कबूल कर सकेंगे कि असल मुजरिम कौन है। तभी किसी ने मुझसे कहा कि मुझे सबसे पहले इस मामले में इस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर भारती से बात करनी चाहिए। मैं उनके ऑफिस में गई और मैंने उनसे कहा कि ये सब क्या मामला है, मगर वो तो इतनी नकचड़ी औरत थी कि मेरे सवालों का ठीक से जवाब ही नहीं दे रही थी। वो मुझे बहुत हल्के में ले रही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप नहीं जानती कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अपना काम मैं अच्छे तरीके से करना जानती हूँ। कोई अगर प्यार से मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो ठीक है, वरना मैं गुस्से से भी उससे अपना काम निकलवाना जानती हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा नरम पड़ी थी। तब जाकर उसने मुझे थोड़ी बहुत बातें बताने की कोशिश की थी। उसने यही बताया कि मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ती। मैं काफ़ी दिनों से आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी और वैसे भी आजकल की लड़कियां खुद भी कुछ कम नहीं हैं। मैडम, आप खुद दिमाग लगाकर सोचो कि एक आदमी भला 70 लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो सब की सब अंधी थी क्या? आप खुद भी तो अपना दिमाग लगा सकती हो। इसकी बारीकी को समझो। भला एक इंसान कैसे 70 लड़कियों के साथ इतनी ज़बरदस्ती कर सकता है? ये सारी की सारी लड़कियां झूठ बोल रही हैं और इन्होंने खुद ही कुछ किया होगा। इनको शर्म नहीं आती इस कॉलेज की बदनामी करते हुए। इन लड़कियों की वजह से मेरे कॉलेज की बहुत बदनामी हो रही है। पता नहीं आजकल की जवान जनरेशन को क्या हो गया है। ये बूढ़ी औरत तो बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, जबकि ये सारी लड़कियां कुछ और कह रही थी। मेरा दिमाग तो काफ़ी उलझता चला जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असल मुजरिम कौन है। वो 70 लड़कियां जो माँ बनने वाली थीं, या फिर कॉलेज की प्रिंसिपल जो इस मामले में कोई भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कॉलेज के एक एक इंसान से बात करूंगी। चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, यहाँ तक कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर एक से सच उगलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सच उगल ही देगा। किसी न किसी की ज़बान से तो वो बात निकल ही जाएगी जो मुझे सच्चाई तक लेकर जाएगी। मैंने कॉलेज की इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था। लड़कियों के अलावा मैं सारी टीचर्स से मिली। बाकी भी जो लड़कियां थीं जो डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी या प्रैक्टिस करती थीं,
उन सभी से मैंने मुलाकात की थी और इस बारे में पूछने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन सारी ही लड़कियों ने मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उनका कहना यही था कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बाहर बैठी इन 70 लड़कियों के माता-पिता इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये बात इतनी भी हल्की नहीं है जितने कॉलेज के बाकी के लोग इसको हल्के में ले रहे थे। आखिर इस हादसे के पीछे कोई वजह तो ज़रूर थी। इस सारे मामले में मुझे लगा कि जैसे सफाई करने वाली एक औरत जिसका नाम शांति था, वो मुझसे कोई बात करना चाह रही थी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो कोई बात करने के लिए बेचैन है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बोलो, क्या बात है? ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरो नहीं, आराम से बताओ कि क्या बात है। वो थर-थर काँपने लगी थी। कहने लगी, मैडम, आप मुझसे अकेले में बात करो तो मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि मैंने ही यहाँ की कोई भी खबर पुलिस को बताई है तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी मुझे नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का गुजारा कैसे होगा? मगर सच और हक की बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मुझे अपने साथ कहीं और ले चलो तो मैं आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। इस औरत की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी और दिल में तसल्ली भी हो गई थी। मैं इस औरत को लेकर पास में बने हुए एक रेस्टोरेंट में चली गई थी ताकि वहां पर बैठकर मैं उससे तसल्ली से बात कर सकूं। ये बात किसी को पता नहीं थी कि कॉलेज की नौकरानी मुझे कुछ बताने वाली है। वैसे भी दोपहर के 3 बज गए थे। कॉलेज का छुट्टी का टाइम हो गया था। मैंने उन लोगों को कहा था कि इस मामले की तफ्तीश जारी है। 2 दिन के बाद मैं इस कॉलेज की दोबारा से इंक्वायरी करने के लिए आऊंगी। शांति को लेकर मैं रेस्टोरेंट में चली गई। मैंने उसके सामने खाना रखवा दिया था और उसके बच्चों के लिए भी कुछ खाना पैक करवा दिया था। फिर मैंने उससे कहा कि बताओ, तुम्हारे दिल में क्या बात है? वो कहने लगी, मैडम, इस सब के पीछे एक नाम है। वो नाम तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन 70 मासूम लड़कियों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इन लड़कियों के माता पिता कितने दुखी हैं, इस बात का आइडिया तो आप लगा ही चुकी होंगी। और इस सब के पीछे एक ही नाम है। वो नाम है इस कॉलेज के सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला का नाम सुनकर तो मैं चौंक गई थी। वो तो बड़े ही जाने माने और फेमस डॉक्टर थे। मैंने उनका काफ़ी नाम सुना था। उन्होंने कई ऐसे लोगों की जान बचाई थी जिनका बचना इम्पॉसिबल था। उनके चर्चे हमेशा अखबार और न्यूज़ चैनल में छपते रहते थे। मैंने उनका सिर्फ फोटो ही देखा था, लेकिन अभी तक उनको अपने सामने से नहीं देखा था। शांति ने बताया कि मैं उनका नाम साफ साफ इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। मैं तो गरीब हूँ, मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहती। फिर शांति ने बताया कि इस सब के पीछे डॉक्टर शुक्ला का ही हाथ है। कहने को तो कॉलेज के प्रिंसिपल आपसे कहेंगी कि वो एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने लड़कियों को एक इंजेक्शन लगाया और फिर उनके साथ ये सब कुछ हो गया। आप खुद बताओ कि आखिर एक इंजेक्शन से ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कॉलेज वाले लोग इन मासूम लड़कियों के साथ ये सब कुछ करके अपने कॉलेज के टीचर्स की इन बातों को छुपा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज का नाम सबसे ज़्यादा डॉक्टर शुक्ला की वजह से ही फेमस है। ये लोग डॉक्टर शुक्ला की इन गलतियों और उनकी काली करतूतों को छुपाना चाहते हैं। नाम इंजेक्शन का दे रहे हैं और गलत एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये बात मीडिया को भी पता चल जानी चाहिए, ताकि हमारे शहर वालों को भी तो पता चले कि शहर का सबसे बड़ा और होनहार डॉक्टर कितना घटिया इंसान है। लेकिन ये तो सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है जो इन मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है। आप जल्द से जल्द डॉक्टर शुक्ला को गिरफ्तार कर लो ताकि वो आगे चलकर लड़कियों के साथ ये सब कुछ ना कर सके, क्योंकि इस कॉलेज में न जाने कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। और डॉक्टर शुक्ला को कड़ी से कड़ी सज़ा दो ताकि और कोई डॉक्टर ऐसा करने की हिम्मत ना करे। शांति की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर शुक्ला जैसा इंटेलिजेंट और फेमस आदमी अपने ही स्टूडेंट लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा देर करने के बजाय अस्पताल जाकर वहां पर छापा मारूंगी और डॉक्टर शुक्ला को हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अरेस्ट करके थाने ले जाऊंगी। मैं ऐसा ही करना चाहती थी क्योंकि इस मामले में देर करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। फिलहाल मैंने हिम्मत की और जल्दी से मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल करके सारी हकीकत बता दी थी। मेरे ऑफिसर्स भी मेरे साथ थे। वैसे भी इन दिनों हमारे शहर में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस की बदनामी भी ज़्यादा हो रही थी। प्रोफेसर्स के स्कैंडल्स भी लीक हो रहे थे। ऐसे में डॉक्टर शुक्ला का घिनौना चेहरा
दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं अपनी टीम्स और मेल ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी, मगर जैसे ही मेरी नज़र डॉक्टर शुक्ला पर पड़ी, मैं हैरान रह गई थी। मैंने सोचा था कि वो जवान या फिर 40-45 साल की उम्र का कोई आदमी होगा। उसके चेहरे पर दहशत और डर होगा, चेहरे पर घबराहट होगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था। हालांकि मैं ही नहीं, मेरे साथ काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे। हमारी पूरी टीम उसको पकड़ने के लिए चली गई थी। डॉक्टर शुक्ला की हमारे पूरे शहर में बहुत इज्जत थी और आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं था जिसको उन्होंने ख़राब किया हो। बहुत सारे ऐसे लोगों का उन्होंने इलाज किया था जिनका इलाज होना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर शुक्ला को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो तो 60 साल के एक बूढ़े डॉक्टर थे, तभी तो उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज थी और एक्सपीरियंस था। मैंने देखा कि वो एक उम्रदार आदमी था। उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सीधे, समझदार और ईमानदार आदमी है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के चेहरे देखकर ही उनके कैरेक्टर का पता लगा लिया करती थी। ये तो मेरे अंदर एक खूबी थी। पता नहीं क्यों डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर शुक्ला पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने उनसे इंक्वायरी करते हुए उनका नाम पूछा था। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा नाम डॉक्टर शुक्ला है। डॉक्टर शुक्ला ने जब मुझे बेटी कहकर पुकारा तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी, मगर अब मैं अपने डिपार्टमेंट को भी बता चुकी थी कि मुजरिम डॉक्टर शुक्ला ही है। अब मैं अगर उन्हें अरेस्ट नहीं करती तो मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैंने अपने एक हवलदार को डॉक्टर शुक्ला को हथकड़ियाँ पहनाने का इशारा किया तो वह हैरत से फटी फटी आंखों के साथ मुझे देखने लगे। वो भी उतने ही हैरान थे जितनी कि मैं हो रही थी। वो कहने लगे, बेटी, एक बार मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मेरे साथ जो मेरा जूनियर ऑफिसर मौजूद था वो काफ़ी बदतमीज़ था। उसने डॉक्टर शुक्ला को काफ़ी सारी बुरी भली बातें कही थी, जबकि मैं हैरान और परेशान होती हुई सब कुछ खामोशी से खड़ी हुई देख रही थी। डॉक्टर शुक्ला के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हैं। हालांकि बहुत से आरोपी ऐसे होते हैं जो पुलिस के सामने ऐसा बनने की एक्टिंग करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पर डॉक्टर शुक्ला के अंदर तो मुझे एक अजीब सी ही बात नज़र आ रही थी। पता नहीं क्यों मैं उन्हें अरेस्ट करते हुए बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरी समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। इतनी देर में मैंने कुछ लेडी डॉक्टर को भी वहाँ पर बुला लिया था। उनसे भी पूछा था कि क्या इस मामले में डॉक्टर शुक्ला का हाथ है, तो उन्होंने भी यही बताया कि जी मैडम, ये एक्सपेरिमेंट तो डॉक्टर शुक्ला का ही था, मगर इसमें उनका कितना हाथ है ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर शुक्ला तो अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो अपने लिए करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए करते हैं, ताकि हमारे कॉलेज का नाम फेमस हो सके और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स इलाज करवाने के लिए आ सके। उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने से बाज नहीं आते। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स जल्दी जल्दी करते रहते हैं। इस बात की वजह से मेरा दिमाग और ज़्यादा मजबूत और पक्का हो गया था कि डॉक्टर शुक्ला ही वो मुजरिम है जिन्होंने इन 70 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में डॉक्टर शुक्ला के लिए इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि मैं ड्यूटी के दौरान किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट ना करूं जो कि आरोपी ना हो। इसलिए मैं बहुत सोच समझकर काम करती थी, लेकिन इस बार तो मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। लोगों की बातें सुनकर तो मेरा दिमाग डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ हो रहा था, लेकिन मेरा दिल तो कुछ और ही कह रहा था। फिलहाल मैं अपने दिल के कहने पर तो नहीं चल सकती थी। डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पर भी हलचल मच गई थी, क्योंकि अब लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया है। और डॉक्टर शुक्ला वैसे भी हमारे शहर के जाने माने और बड़े डॉक्टर थे। पुलिस स्टेशन के लोग भी काफ़ी हैरान थे कि इतने बड़े डॉक्टर को यहाँ पर कैसे लाया गया। मैंने अपने दिल के अंदर की बात को समझते हुए डॉक्टर शुक्ला को एक वीआईपी कमरा दे दिया था। ऐसे इंसान के बारे में सुन के सच मानो तो आपकी भी नज़रें झुक जाएं और दिल भी पिघल जाए। मैंने उन्हें अरेस्ट करने के बाद लॉकअप में डाल तो दिया था, लेकिन अब मुझे इस केस की इंक्वायरी को जल्द से जल्द पूरा करना था, क्योंकि अगर ये इंसान बेकसूर था तो मैं इन्हें यहाँ रखकर खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर शुक्ला के साथ साथ अस्पताल के लोगों पर भी नज़र रखूंगी, देखूंगी कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है,
क्योंकि अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही कोई ऐसा सबूत मिल सकता था जो कि हमें किसी अंजाम तक पहुंचा सके। मैं उन्हें इस उम्र में आकर परेशानी नहीं देना चाहती थी। अब अरेस्ट करके तो मैं उन्हें काफ़ी बड़ी परेशानी दे चुकी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि लॉकअप में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा था तब तक जब तक कि उनका जुर्म साबित नहीं हो जाता। ऐसे में उनको शारीरिक परेशानी नहीं देना चाहती थी। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो खुद ही मुझे अपनी सारी सच्चाई के बारे में बता दे, ताकि मैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना कर बैठूं। तभी शाम के टाइम पर मुझे राउंड लगाने के लिए सेल की तरफ जाना था। मैं वहां पर चली गई। तभी मेरी नज़र डॉक्टर शुक्ला पर पड़ी। वो अपने कमरे के अंदर बैठकर कुछ ऐसा कर रहे थे कि उनकी हालत देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर शुक्ला अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद हैं। मैंने दिल में सोचा, मुझे अब अगला कदम जल्दी ही उठाना होगा, क्योंकि डॉक्टर शुक्ला की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल नरम पड़ने लगा था और मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। डॉक्टर शुक्ला को नहीं पता था कि मैंने उनको ये सब कुछ करते हुए देख लिया है। अब मुझे जल्दी ही इस केस का पहलू ढूंढना था। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से इस बारे में राय ली थी, तो उन्होंने मुझे एक अजीबोगरीब हुक्म दिया था, जिसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी। वो कहने लगे कि पूरे मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया जाए और उन लड़कियों को भी अरेस्ट करो और उन लेडी डॉक्टर्स को भी, जिन्होंने डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ गवाही दी है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी और तो और मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। ये केस तो सीनियर ऑफिसर्स से डिस्कस करने के बाद और ज़्यादा सीरियस हो गया था और वैसे भी मेरे सीनियर ऑफिसर्स की बात मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उनका कहना था कि मुझे उन सारे लोगों को अरेस्ट करना है जिन्होंने डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ गवाही दी है। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि सारे सबूत और गवाह सभी डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ जा रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स की मजबूर होकर मैंने बात मान ली थी। मैं उन सारी लड़कियों के घर गई और उन सबको उनके घरों से अरेस्ट कर लिया गया और तो और मेडिकल कॉलेज को भी सील कर दिया गया था। इस केस में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये सारे ही लोगों के लिए बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जहां सारे ही लोग डॉक्टर शुक्ला के अरेस्ट होने पर खुश हुए थे और उन्हें कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब वो खुद अपनी गिरफ्तारी पर शॉक्ड हो गए थे। मैं जब उन 70 लड़कियों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाई तो पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी हलचल मच गई थी और तो और मीडिया भी पुलिस स्टेशन में भरा पड़ा था, क्योंकि ये खबर अब शहर में सब तरफ फैल गई थी कि डॉक्टर शुक्ला को मेडिकल कॉलेज में उन पर लगे हुए आरोप की वजह से अरेस्ट कर लिया गया और तो और उन 70 लड़कियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने डॉक्टर शुक्ला के ऊपर आरोप लगाए थे। शहर में चारों तरफ इस हादसे के चर्चे हो रहे थे। वो सारी लड़कियां बुरी तरह से चिल्ला रही थीं, रो रही थीं और न जाने कैसी कैसी बातें कर रही थीं। उन सब की हालत देखकर तो यही लगता था कि वो सच कह रही है। एक लड़की तो मुझे बद्दुआ भी दे रही थी। वो कहने लगी, मैडम आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने तो उल्टा हमें इंसाफ दिलाने के बजाय उल्टा हमें ही अरेस्ट करके यहाँ पर बुला लिया। आप एक आरोपी का साथ दे रही हो। उन्होंने कहा, हमें पता है कि डॉक्टर शुक्ला बड़े और अमीर आदमी हैं। वो तो किसी भी तरह से पुलिस क्या बड़े बड़े नेता को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। यही वजह है कि असल आरोपी कभी जेल के पीछे नहीं होता। उस लड़की की कही हुई बात, ये बात सरासर गलत थी। कहने को तो डॉक्टर शुक्ला बहुत बड़े आदमी थे और उनकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो चाहते तो अपने लिए सोर्स लगवा सकते थे, लेकिन उनकी साइड से बोलने के लिए कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि उनकी तरफ से तो कोई वकील भी नहीं किया गया था। हालांकि उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली वाले भी उनसे मिलने के लिए जेल में आए थे, मगर उन्होंने हम लोगों से किसी तरह की ना तो जमानत की बात की थी और ना ही वो लोग किसी वकील को उनका केस लड़ने के लिए लेकर आए थे। मैं अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि उन लड़कियों में से एक लड़की कहने लगी, ये देखो मैडम, मेरे पास डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ एक सबूत है। मैं इस सबूत को दिखाकर ये साबित करना चाहती हूँ कि हम सब लड़कियों का आरोपी डॉक्टर शुक्ला ही है। मगर आप इंसाफ करने से डरती हो और सच्चे लोगों को इंसाफ दिलाने से डर रही हो। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो रही थी, यहाँ तक कि वो रोने लगी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे थे। मुझे उसके रोने की वजह से उसकी सच्चाई पर यकीन आ रहा था, मगर जो कुछ मैं डॉक्टर शुक्ला के सेल में देखकर आई थी वो भी तो दिल दहला देने वाला नज़ारा था। जब मुझे अफसोस हुआ था
कि मैंने डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करके शायद बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं बिना किसी सबूत के तो कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। मैं अपने सीनियर ऑफिसर के आने का इंतजार कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे ऐसा भी काम करने के लिए कह सकते हैं। सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन में आ गए थे। मीडिया वाले भी काफी शोर मचा रहे थे। पुलिस मीडिया और भीड़ को कंट्रोल किए हुई थी, क्योंकि सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर शुक्ला ने ये सब किया है या नहीं, या फिर उन पर आरोप लगाए गए हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे। फिर मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे अपने पास केबिन में बुलाया। उसके बाद उन्होंने जो मुझे करने के लिए कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा काम करने के लिए कहा था जिसको मेरे लिए करना कोई मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा करना सही होगा भी या नहीं। फिर मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम एक ऑफिसर हो और तुम्हें इस कदम को उठाना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। पहले तो सीनियर ऑफिसर ने मेरे साथ मिलकर उन लड़कियों की इंक्वायरी की थी और उन सारी लड़कियों को देखा था जिनके साथ ये हादसा हुआ था। दरअसल उन सारी ही लड़कियों का ये कहना था कि डॉक्टर शुक्ला की एक एक्सपेरिमेंट की वजह से वो सारी ही लड़कियां प्रेग्नेंट हो गईं। अब ये सब कुछ डॉक्टर शुक्ला के किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था या फिर उन्होंने खुद किया था, ये सच्चाई अब हम लोगों के सामने खुलकर बहुत ही जल्द आने वाली थी। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को उन सारी लड़कियों से मिलवा दिया था। सीनियर ऑफिसर ने उन सारी लड़कियों से सवाल किया था कि क्या आप लोग श्योर हो कि आप सबके साथ डॉक्टर शुक्ला ने ही ये सब कुछ किया है। उनमें से एक लड़की जो मुझसे भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी, उसी लड़की ने आगे बढ़कर सीनियर ऑफिसर को जवाब दिया था और कहा था कि जी हाँ, हमारे गुनहगार डॉक्टर शुक्ला ही है। मैं ये सब कुछ होता हुआ देख ही रही थी। सीनियर ऑफिसर ने मुझे आगे किया और कहा कि अब तुम अपने काम को अंजाम दो। मैं फौरन ही आगे बढ़ गई थी और मैंने अपनी जेब से बंदूक निकालकर उस लड़की के सर पर तान दी थी। उस लड़की के साथ साथ बाकी सारी लड़कियां भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई थी और उन्होंने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। तभी मेरे सीनियर ऑफिसर ने कहा कि शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शोर मचाया तो गन का ट्रिगर दब सकता है। मैंने उस लड़की के सर पर बंदूक रखकर कहा कि अब सच सच बताओ कि क्या बात है और तुम लोग झूठ क्यों बोल रही हो। वो लड़की बंदूक देखकर थर-थर कांपने लगी थी। उसकी हालत बता रही थी कि वो डर रही है। सर पर बंदूक देखकर वो रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो मैडम, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं मरना नहीं चाहती। उस लड़की के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे, क्योंकि सर पर बंदूक रखी होने से उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर उसने सारे पुलिस वालों के सामने और उन लड़कियों के सामने सारी सच्चाई बता दी थी। वो कहने लगी, दरअसल हमारे मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस बात का डॉक्टर शुक्ला को पता चल गया था। डॉक्टर शुक्ला बहुत ईमानदार इंसान है। हम लोगों ने डॉक्टर शुक्ला पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। उन सभी लड़कियों ने झूठी रिपोर्ट बना ली थी, क्योंकि वो खुद भी तो मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स थीं। इसलिए पूरे प्रूफ के साथ वो लोग हमें ये बात बता रही थी कि वो सारी की सारी प्रेग्नेंट हैं। पूरा अस्पताल डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ इसलिए था क्योंकि डॉक्टर शुक्ला गलत दवाइयाँ नहीं बनाते और ना ही गलत एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बात अस्पताल के हर इंसान को बुरी लग रही थी और जो लोग गलत काम करके कमा रहे थे, उनको कई बार डॉक्टर शुक्ला वार्निंग दे चुके थे कि वो ये काम इस मेडिकल कॉलेज में ना करें, वरना उनको यहाँ से निकलवा दिया जा सकता है। इसी वजह से सब लोगों को डॉक्टर शुक्ला खटकने लगे थे। सारे ही लोगों ने प्लान बनाया कि डॉक्टर शुक्ला को इस अस्पताल से उन पर कोई इल्ज़ाम लगाकर निकलवा दिया जाए, ताकि आगे चलकर वो उन लोगों की रुकावट ना बन सके। सारी लड़कियों को मरने का डर हो गया था और अब तो उन लोगों ने जो सच्चाई हमारे सामने खोलकर रख दी थी, उससे तो उन लोगों को सज़ा होनी ही थी। मुझे सेल की वो बात याद आ गई थी जब डॉक्टर शुक्ला रात के टाइम पर अपने सेल में बैठे हुए हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी इस पर कोई गलती नहीं है। मैं जब राउंड पर गई थी तो मैंने उनकी सारी प्रार्थना सुन ली थी। वो रोते हुए भगवान से कह रहे थे कि इज्जत देने वाला तू है, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक तू मेरे साथ है। डॉक्टर शुक्ला की ये सारी बातें सुनने के बाद मेरा दिल दहल गया था। मैं किसी अच्छे और भले इंसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती थी और अब तो नतीजा हमारे सामने भी आ गया था। उसके मुताबिक डॉक्टर शुक्ला बेकसूर थे। इन सभी लड़कियों ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ अस्पताल के कुछ ऐसे डॉक्टर्स के साथ मिलकर, जो कि गलत दवाइयां बना रहे थे और गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे,
डॉक्टर शुक्ला पर गलत इल्ज़ाम लगाया था और इसके लिए अपने माता पिता की इज्जत भी नीलाम कर दी थी। ये बात झूठ थी, अफवाह थी, लेकिन जिस जिस जगह ये बात फैल गई थी कि इस मेडिकल कॉलेज की लड़कियों के साथ यह हादसा हुआ है, उनके माता पिता पर क्या बीती होगी। इन सारी लड़कियों को तो सज़ा हो गई थी, सभी को 2-2 साल कैद की सज़ा दी गई थी। डॉक्टर शुक्ला बहुत ईमानदार आदमी थे, इसलिए उन्हें भगवान पर भरोसा था। उन्होंने अपने लिए कोई वकील नहीं किया था। उन्हें पता था कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। दुश्मन चाहे बुराई को आगे करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और सारा सच ही लोगों के सामने एक न एक दिन खुलकर आ जाता है। इसलिए उन्होंने सब्र किया था और वो अपने भगवान के भरोसे रहे थे। पूरा पुलिस स्टाफ डॉक्टर शुक्ला की इस गिरफ्तारी पर बहुत ही शर्मिंदा था और सबसे ज़्यादा शर्मिंदा तो मैं थी। लेकिन डॉक्टर शुक्ला ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम अपना काम कर रही थी, तुम्हें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना होगा। हम सब लोगों ने डॉक्टर शुक्ला को बहुत ही इज्जत के साथ जेल से रिहा किया था और पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया था। उन लड़कियों के माता पिता को अपनी बेटियों पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि जो लड़कियां अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं, उन लोगों ने उनके सपने को पूरा नहीं किया था, बल्कि उनकी इज्जत को नीलाम करके रख दिया था। पता नहीं लोग झूठ बोलने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते। वो खुद गलत होते हैं तो सामने वाले को भी गलत ही साबित करना चाहते हैं। मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने केबिन में बुलाकर समझाया था कि अगर तुम्हें इस केस को सुलझाना है तो फिर तुम्हें एक कदम उठाना पड़ेगा। मैं अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर हैरान रह गई थी जब उन्होंने मुझे बताया कि उन लड़कियों के ऊपर डायरेक्ट बंदूक तान दो और उनसे पूछो कि क्या बात है। डर की वजह से वो लोग खुद ही सच उगल देंगी। अगर ये बात सच होगी तो बता देंगी और अगर झूठ होगी तो झूठ भी बता देंगी, क्योंकि कोई भी इंसान जिसके सामने मौत खड़ी होती है, अगर वो सच्चा होता है तो सच्चाई बता ही देता है और अगर झूठा होता है तो झूठ भी उगल देता है। यही वजह थी कि उन लड़कियों ने अपनी मौत सामने देखकर जल्द ही सारी सच्चाई बता दी थी और हम इस केस को सुलझा पाए थे और एक बेगुनाह सज़ा पाने से बच गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।